हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। और इस चैनल में अभी तक हमने फ्रांस की क्रांति के श्रृंखला के 3 अंकों पर चर्चा कर लिया था, जिसमें पहला अंक था फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण, दूसरा राजनीतिक कारण, तीसरा आर्थिक कारण। आज इसके चौथे भाग में हम फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें बुद्धिजीवियों का, विचारकों का, दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस के समाज में जो भी बुराइयां थी वह पहले से ही विद्यमान थी। असमानता, विशेषाधिकार और निरंकुश राजतंत्र पहले से ही विद्यमान था, लेकिन इस बात को उजागर करने और जनता के बीच इस मत को पहुंचाने का कार्य फ्रांस के दार्शनिकों, विचारकों और बुद्धिजीवियों ने किया। उन्होंने इस असमानता भरे समाज, विशेषाधिकार संपन्न समाज और निरंकुश राजतंत्र की आलोचना थी। उनका कहना था कि किसी भी समूह के पास जन्मता विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, न कि कुलीन वर्ग में जन्म लेना। स्वतंत्रता, समान नियमों और अवसर की समानता के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, ज्यां जाक रूसो और हॉब्स जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। वह चाहते थे कि ऐसा समाज बने जो समानता पर आधारित हो, अवसर की समानता पर हो, उस पर समान नियम और स्वतंत्रता यह लागू होता हो। लॉक ने अपने पुस्तक 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। एक ऐसी सरकार जो जनता के प्रतिनिधियों के बीच से चुनी जाए, जो जनता के लिए कार्य करे, जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करे। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात की। उनका कहना था कि यदि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाएं, तो वह शक्ति निरंकुश हो सकती है। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का बंटवारा आवश्यक है। अपने लेखनी के बल पर इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने का कार्य किया, नहीं तो बुराइयां तो पहले से ही थीं। इस बात को रेखांकित करने के लिए स्वयं नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। इस तौर पर, मोटे तौर पर यह कहा जाए कि फ्रांस की क्रांति के लिए दार्शनिकों ने ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति हुई, इसके लिए दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों और विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान था।